Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. और बेटा हम लोगों ने टॉर्क पढ़ लिया है, टॉर्क के बारे में हम लोगों को आइडिया लग गया है। दूसरा मैंने आपको कुछ पॉइंट बोला था कि भैया थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को जरा आप लोग एक बार रिवाइज करके रखें, क्योंकि कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो सर्कुलर मोशन से यहां पर रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो जब बनेंगे, जब मैं यहां पर आएंगे तब मैं आपको बताते हुए चलूंगा। लेकिन अभी आपको आज का जो पूरा सेशन है बेसिकली वो आपका बेस रहेगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉर्क। क्या रहेगा आज का जो टॉपिक है आपका, ये रहेगा बेटा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टॉर्क। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा है, तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को बेटा हम लोग एक ही साथ में फिनिश कर देते हैं। मतलब आज के पूरे लेक्चर्स में सब न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स चलने वाले हैं। हेडिंग दिखती है तो अच्छी बात है, नहीं दिखती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बोलते हुए चल रहा हूं साथ में कि भैया हमको करना क्या है। ठीक है, श्योर है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखो, अब जो क्वेश्चंस मैं यहां पर अभी आपको करवा रहा हूं, हो सकता है वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन हम लोगों को तो अपनी प्रैक्टिस अपने साइड से चालू ही रखनी पड़ेगी। जैसे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब यहां पर आपके पास में एक रॉड है। ठीक है, ये आपके पास में मैंने यहां पर रॉड लगा दी और मैंने बोल दिया ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ओ है। लेट से इसकी जो लेंथ है वो है आपके पास में 5 मीटर। ठीक है, और मैंने क्या किया है, इस पर एक फोर्स लगा दिया है F बराबर 20 न्यूटन का। ठीक है, F बराबर 20 न्यूटन का टॉर्क लगा दिया। ऐसे देखो डायग्राम देगा एग्जाम में क्लियर, यदि वो निकलवाना चाहता है तो। हो सकता है डायग्राम ना दे, इसी क्वेश्चन को वो स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है कि देयर इज अ रॉड। अब देखो यहां पे मास वगैरह की जरूरत नहीं है तो नहीं देगा, हो सकता है दे भी दे, लेकिन नहीं भी दे सकता है। उसने बोला कि भैया हुज लेंथ इज 5 मीटर, one end of the rod is fixed at one point and from this end, या फिर बोल सकता है a force of 20 Newton is applied at another end of the rod. The force of 20 Newton is applied on the another end of the rod. Find the torque about the point O. ठीक है, तो मैं यहां पे थोड़ा सा जरूर लिखूंगा और वो है find torque about point O. अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, ब्लैक कलर में सवाल चल रहा है, आराम से आप देख सकते हैं। और अब हम लोग इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करने की बेटा कोशिश करते हैं, किस प्रकार से करना है। तो भैया देखो, आप वेक्टर फॉर्मेट में तो जानते हैं टॉर्क वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हालांकि मैं इससे रिलेटेड भी एक सवाल लूंगा जिसमें पोजीशन वेक्टर वाला भी रहेगा खेल, लेकिन पहले मैं नॉर्मल सवाल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए। क्लियर है? चलो अब जरा यहां पर देखते हैं कैसे। मैंने आपको वहां पर भी सिखाया था और यहां पर फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे बता देता हूं। ये क्या है? इट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना, आप में से ऐसा कौन सा बिरला व्यक्ति है, कौन सा ऐसा इंसान है, व्यक्ति है, बच्चा कौन है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा आपको एक बार स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया गया उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ नहीं करना, देखो ऐसे ऐसे करना होता है, बस आराम से ऐसे ऐसे करते चले जाओ। क्या करते हैं हम लोग? टेक योर राइट हैंड, जिस हाथ से जनरली खाना खाते हैं, दुनिया की 90 से 95 से 99% आबादी जिस हाथ से खाना खाती है वो वाला राइट हैंड। ठीक है, मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। यदि आप ऐसे खड़े हैं तो भैया ये वाला राइट हैंड है। ठीक है, ओके, अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। ओके, सो अपने हाथ को इस पोजीशन में इस तरह से बना लीजिए। देखो ये पोजीशन बन गई, अपने राइट हैंड की पोजीशन है ऐसे वाली। ठीक है, अब नाउ टेक योर राइट हैंड, पहला स्टेप तो हाथ को निकाल के बाहर मत रख लेना। ठीक है, ओके, पुट द दिस ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है हाथ का, इसको फर्स्ट वेक्टर पे आप रख दीजिए। फर्स्ट वेक्टर कौन है बेटा? फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर। अब देखो पोजीशन वेक्टर कहां से कंसीडर किया जाता है? जहां पे जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करने को बोला गया है
उस जगह पर इस वाले हिस्से को देखो, ये दिख रहा है क्या बोलते हैं, जहां पर आपकी हथेली खत्म होती है और हाथ चालू होता है, जो भी जॉइंट जिसको भी जो भी बोलते होंगे बायोलॉजी में, आप मुझे नहीं मालूम, वहां पर आप अपने राइट हैंड के इस वाले हिस्से को, जिस जगह पर, अरे ये क्या हो गया इसको, सी मोर डेज इन टाइमलाइन यस्टरडे, क्या हो गया इसको भैया, तू ऊपर आ जा, टच हो गया होगा शायद से मैं कहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको यहां पर रख दीजिए, कहां पर, जहां पर आपका जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। देखो पहला सवाल है इसलिए मैं इतना लंबा खेल रहा हूं, पहले सवाल में हो सकता है 5 या 10 मिनट तक मैं खींच लूं पहले सवाल को, उसके बाद है ना ऐसे 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 चुटकी बजेगी, ऐसे टुक हो गया सवाल, सो रख दिया। अब देखो रखने का तरीका, ऐसे भी रख सकता हूं, 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 लेकिन ऐसे भी रख सकता हूं, कैसे भी रख सकता हूं, मैं रख दिया, ओके। अब उसके बाद क्या है, नाउ द फिंगर्स, ये जो फिंगर्स हैं, प्रॉपर हाथ रखने का डायरेक्शन समझिए कि भैया आपकी उंगलियां इस तरह से घूमे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में योर फिंगर शुड बी कर्ल्ड। आपकी उंगलियां उस डायरेक्शन में घूमने के लिए सक्षम होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अब देखो, जैसे मान चलो मैंने ऐसे रखाया, तो आप बोलोगे देखो ऐसे भी तो फोर्स सर घूम तो रहा है, नहीं घूम तो रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मतलब यही होता है कि यहां पे आर वेक्टर को आप कैसे डिसाइड करोगे भैया, तो आर वेक्टर यहां पे आपका इस डायरेक्शन में आर वेक्टर आएगा, क्योंकि आपको फोर्स की तरफ जाना है। तो भैया आप ऐसे चले गए, नाउ योर फिंगर्स कैन बी कर्ल्ड इन दिस डायरेक्शन, ऐसे 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 लड्डू बन रहा है ऐसे, ठीक है। सो योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो ये भैया आपके टॉर्क की डायरेक्शन आ गई। तो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी ऐसे, इन द प्लेन, एक्स बनाया इसका मतलब क्या है, इन द प्लेन, यस और नो। अब कई जगह पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भी बोलते हैं, जैसे अब ये जो है इस पॉइंट ओ के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेंस करा रहा है। किसको सेंस करवा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेंस करवा रहा है। जनरली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव माना जाता है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है वो पॉजिटिव, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो इसको नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव। मतलब कैसे होता है, ऐसे कोई घुमाने की कोशिश कर रहा है तो ये बाहर आ गया जिसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और ये ऐसे आ गया अंदर आ गया टॉर्क, इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। डायरेक्शन आ गई। अब कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, टॉर्क बराबर कितना आएगा 5 × 20, मतलब टॉर्क आएगा बेटा 100 न्यूटन मीटर, ठीक है। 100 न्यूटन मीटर का आपके पास में टॉर्क आ चुका है, और इस टॉर्क की जो डायरेक्शन है आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर कई बार ऐसे भी लगी हुई मिलती है, ठीक है। दोनों में से दोनों डायरेक्शन सही है। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं, मैंने एक तो ऐसे लिखा है और एक मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आर यू श्योर इनफ? बोलो। पहला सवाल काफी लंबा सवाल किया मैंने, अब सवालों को फटाफट फटाफट करना चालू करते हैं, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी होगी क्या? पहला सवाल इतना लंबा सवाल सर, 10 मिनट जो आपने खाए ना, लिटरली सेइंग सर, अंदर से फीलिंग आ रही है सर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 30 सेकंड का भी सवाल नहीं था सर। बोलो अंदर से ऐसी फीलिंग आई ना? यस सर। चलो अब आगे बढ़ जाओ, अब देखते हैं किसकी किसकी फीलिंग जागृत हो चुकी हैं। लो भैया क्वेश्चन नंबर 2, लो लो लो, ये लो अगेन सेम 5 मीटर की रॉड। सवाल फटाफट डायग्राम बनाओ, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क है, निकालना है। अभी भी 20 न्यूटन का ही फोर्स लगवा रहा हूं, सेम सवाल है, रिपीट टेलीकास्ट, बस डायरेक्शन बदलेगी। फटाफट करके दिखाओ कितना आएगा। तो टॉर्क बराबर आएगा 5 × 20, मतलब आएगा 100 न्यूटन मीटर। लेकिन इस बार देखिए ऐसे ऐसे आ रहा है, मतलब या तो मैं ऐसे बना दूं या फिर मैं ऐसे बना दूं, दोनों भी सही होते हैं बेटा, ठीक है। हायर लेवल पे ऐसे काम करते हैं और हमारे लेवल पे ये डॉट वाला और क्रॉस वाला फंडा चलता है, ठीक है। श्योर हैं? चलो आगे बात करते हैं। 2 सवाल आपके नोटबुक की शोभा बढ़ा रहे हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आज मेरा टारगेट है 10 सवाल तो करवाऊंगा कम से कम। हो लो भैया, नाउ 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 नाउ, इसमें बोला गया है लैम्बडा बराबर दिया गया है 1 किलोग्राम पर मीटर, और ये है आपकी 5 मीटर की रॉड,
और बोला गया है फाइंड टॉर्क ऑफ वेट, फाइंड टॉर्क ऑफ वेट अबाउट ओ। ठीक है, सवाल समझ में आया? कई लोगों को तो सवाल ही समझ में नहीं आया, सर ये सवाल काहे का सवाल है, सर क्या है ये सवाल में? फोर्स ही नहीं दिया सर आपने, आप बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग हमारे यहां नहीं चलेगी सर। कितने लोग हैं? सर हम तो सारे टेस्ट ही चीटिंग करके पास होते हैं सर। अरे बोलो कैसे करोगे सर? ये वेट का ये क्या वेट कहां से आ गया यहां पे? लो भैया आपकी आंखें मैं खोल देता हूं। बेटा देखो इसका जो भी वेट आएगा, वेट कितना आएगा, देखो यहां पर दे रखा है लैम्बडा बराबर लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है 1 किलोग्राम पर मीटर। इसका मतलब ये है कि यदि ये रॉड 5 मीटर लंबी है तो इसका मास 5 केजी आएगा, और ये 5 केजी जो आएगा वो बराबर सेंटर में आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं बोला है तो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि भैया इस रॉड का जो मास है वो इस जगह पर, जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है वहां पर 5 केजी है। बोलो समझ में आया? और आपसे जो टॉर्क पूछा गया है वो इस पॉइंट के अबाउट पूछा गया है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है ओ। तो अब देखो, अब इसके कारण होगा क्या यहां पर? देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 2.5 मीटर। सर ये कहां से आई? सर ये कहां से आई 2.5 मीटर? ये तो सवाल में दी नहीं है कहीं पे भी। भैया देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द पॉइंट ओ, फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट अबाउट द पॉइंट ओ। तो भैया वेट जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक सेंटर ऑफ मास नाम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था लॉन्ग लॉन्ग एगो। वो क्या कहा करता था? वो कहता था कि भैया यदि हम लोग पूरी बॉडी को यदि एक पॉइंट मास कंसीडर कर लें तो उसका जो मास होगा वो एक ऐसे पॉइंट पर होगा, उसी को तो सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी बॉडी का जहां पर हम उस बॉडी के पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो भैया ये सेंटर ऑफ मास 5 मीटर लंबी रॉड के लिए क्या यहां से 2.5 मीटर पर होगा, और यहां से भी 2.5 मीटर पर ही होगा, और ये वेट हमेशा नीचे लगेगा। सो भैया देख लीजिए टॉर्क आएगा कितना? आर मतलब 2.5 इंटू 5 कितना आएगा? 12.5, 12.5 न्यूटन मीटर, 12.5 न्यूटन मीटर। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा जी, और व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो टिंग 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 क्रॉस लगवा लो या ऐसे लगवा लो, ठीक है, क्रॉस लगवा लो चाहे ऐसे लगवा लो। अच्छा कई बार यदि मैं भावनाओं के आवेग में आके यदि मैं ऐसा हाथ कर भी दूं ना तो समझ जाना कि मुझे करना यही था, बस सिंस इस हाथ में ये क्या बोलते हैं इसको पेन होता है, तो पता लगा मैं पेन ऐसे करने गया, पेन ही चला गया नीचे, नुकसान हो जाएगा हमारा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और वैसे भी एक ही पेन है। सवाल समझ में आया? अरे बोलो सवाल समझ में आया? अच्छा अभी तक मैंने जो 3 सवाल करवाए एकदम हलवा सवाल थे। सर ऐसे सवाल क्या नीट में पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा बेटा, ऐसे हलवा सवाल होते हैं। देखो जैसे मैंने वेट वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया। चलो अब मैं अगला सवाल पूछता हूं आपसे, थोड़ा सा हाँ 5 मीटर का रॉड, ये पॉइंट ओ, और इस बार मैंने क्या किया है, यहां पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है एट एन एंगल 37 डिग्री। सवाल वही है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। फटाफट स्क्रीन को पॉज करिए और चुटकियों में सवाल को सॉल्व करिए। क्या होगा? तो होगा ये बेटा कि इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा 20 cos 37 और एक होगा आपका 20 sin 37। सही है क्या? 20 cos 37 20 sin 37। अब इसमें से 20 cos 37 लिखोगे तो 20 इंटू 4/5 करने पर 4 चौका 16, और ये आएगा साइन 37 मतलब 20 इंटू 3/5 मतलब 5 चौका 20 4 12 न्यूटन। मतलब आप कह सकते हो कि ये इस प्रकार से एक रॉड हो चुकी है जिसका ये पॉइंट ओ है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, और इस रॉड के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन का और एक फोर्स इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का लग रहा है, और आपको टॉर्क इस पॉइंट ओ के अबाउट बताना है। क्या हो रहा है यहां पर? टॉर्क क्या है?
रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। टॉर्क क्या है? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो भैया कौन घुमा रहा है? जो घुमा रहा है उसी का टॉर्क कंसीडर करना है। तो भैया घुमाएगा आपका 12 न्यूटन वाला। क्या 16 न्यूटन घुमा सकता है इसको? इस पॉइंट के अबाउट नहीं, ये तो सीधा सीधा जा रहा है, ये तो सीधा सीधा जा रहा है। क्या उंगलियां घुमानी पड़ रही हैं? जब उंगली घूम ही नहीं रही है तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। मैं टाटा नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टॉर्क नहीं आएगा। तो बोलो टॉर्क बराबर आएगा कितना? 5 इंटू 12 मतलब 12 पंजे 60 न्यूटन मीटर। और ये घुमा रहा है ट्विंग ट्विंग इधर, मतलब आप बोलोगे ऐसे ऐसे लगवा लो। बोलो सवाल बना। चलो आगे बढ़ो फटाफट थोड़ा सा और। अब देखो किसी बॉडी में ज्यादा भी फोर्सेस दे सकता है, तो उस स्थिति में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला सवाल बनवा लो मेरे से। ला 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 ला। मैंने बोला ये है रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, और यहां पर लिख दिया है सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है। बोला है ये 5 केजी है, और यहां पर एक 20 न्यूटन का फोर्स अगेन 37 डिग्री के एंगल पर, यहां पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। और ये रॉड जो है ये 5-10 मीटर लंबी ले लीजिए, और मैंने यहां पर एक फोर्स इधर भी लगा दिया है 5 न्यूटन का। बहुत है इतने सारे। अब बोलो, और बोला गया है यहां पर पॉइंट ओ है, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ। चलो बेटा फटाफट से कर दीजिए सवाल को बिना देर लगाए। अब देखो मैं बताता हूं क्या होगा यहां पर। होगा क्या, मैं पहले आपको बता दूं, गलत करते हैं पहले फिर सही करेंगे। कई लोग बोल रहे होंगे सर काहे को गलत करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, सीधा सीधा सही कर लो। देखो होगा क्या, ये सवाल लिख लिया, सवाल छापा, तो सवाल छापने के पश्चात देखो आप यहां पर बस इतना सा करोगे, ये कंपोनेंट आएगा 20 cos 37 मतलब आएगा 16, और ये वाला मैं सीधा लिख दे रहा हूं 12। ठीक है, तो आप लिखोगे टॉर्क बराबर। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी ज्यादा आने लग जाए ना फोर्सेस, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, बराबर है। और कौन सा पॉजिटिव? एंटी क्लॉकवाइज को जनरली पॉजिटिव मान रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को जनरली नेगेटिव मान रहे हैं। तो आप लिखेंगे देखो 5 इंटू 0, क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। 12 वाले का लिखेंगे प्लस, तो देखो 12 वाला इधर घुमाएगा ऊपर की तरफ, ये आएगा प्लस लिखोगे। डिस्टेंस कितनी है? ये 10 मीटर की रॉड है, मतलब ये आएगी 5 मीटर। तो आप लिखोगे 5 इंटू 12 किस डायरेक्शन में है? अरे बोलो सही है क्या? ओके। 16 के लिए क्या लिखोगे? 0 इंटू 16, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, प्लस आप लिखोगे 10 इंटू 10, और ये वाला भी डॉट वाला ही है। सो ओवरऑल टॉर्क का आंसर आप लोगों में से बहुत से लोगों का आ गया, 10-10 100, 12 पंजे 60, 60 और 100 160 न्यूटन मीटर। बोलो आया क्या सब लोगों का? अब मैं यहां पर बता दूं एक गलती हो रही है आप लोगों से, ये आंसर नहीं आएगा। सर क्या बात कर रहे हो, इतनी मेहनत से किया और आप बोल रहे हो ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो सिखा रहे हो उसी कॉन्सेप्ट को हमने फॉलो किया है, कोई भी गलती नहीं छोड़ी है। फिर क्यों गलत है उसका रीजन समझ लीजिए बेटा। क्या रीजन है मैं समझा देता हूं। इन्होंने यहां पर 5 केजी लिख के दिया है, कॉर्नर दिख रहा है क्या? 5 केजी का रॉड है। तो यदि 5 केजी का रॉड है तो आप बेटा इसमें ना वेट को लिखना ही भूल गए। ये 50 ये भी तो आएगा, अरे ये 50 भी तो आएगा, इसको भूल गए ना। हाँ, तो इसका कौन लिखेगा, मैं कि आप? तो बस इसमें लिख दीजिए प्लस लगा के। अब देखो ये वाला जो है इधर घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब आप लिखोगे 5 इंटू 50 लेकिन क्रॉस वाला। ठीक है, 5 इंटू 50 ये रह गया था ना, इसको नहीं लिया था, तो इसको भी लिखिए। तो आपका जो नेट फाइनल आंसर आएगा टॉर्क बराबर देखो 160 जो कि डॉट है, और प्लस 125 जो कि क्रॉस है, बराबर है। तो आप इसे कैसे ऐड करोगे समझते चलिए। एडिशन, ऐसे एडिशन होगा तो टॉर्क बराबर आएगा 160 डॉट और माइनस 125, ये भी अभी डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 160 में से 125 घटा दीजिए, कितना आएगा? 35 आना चाहिए, 35 ये वाला। बोलो आया क्या? वैसे मैंने डेटा सही लिया ना, 55 25 25 पंजे 5 5। ओ तेरी सॉरी बेटा, मैंने 125 लिखा। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 को 20, 55 25
250, सॉरी 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 सॉरी, ओए होए कहीं से मैं गलती कर बैठा रे। ओके एक काम करते हैं, इसको तो पूरे को ही हटा लेता हूं, इसमें क्या रखा ही क्या है, फिर गलती हो गई है तो भावनाओं के आगे आवेग में आके गलती कर बैठा। चलो कोई बात नहीं, तो अब लिख दो इसको। तो ये कितना आएगा 250 आएगा क्रॉस वाला, सही है, दोनों जुड़ने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, टॉर्क बराबर लिखेंगे 250 क्रॉस वाला और -160 ये भी क्रॉस वाला, तो ये आएगा कितना 90 क्रॉस वाला, ठीक है, 90 न्यूटन मीटर क्रॉस वाला, ठीक है। एक बार और चेक कर लो भैया, क्या है ना, 2 बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है, कहीं कोई कुछ मैं खुद तो नहीं भूल गया। देखो 5 न्यूटन वाले का ले लिया मैंने, ये 12 न्यूटन वाले का भी ले लिया था, 12 पंजे 60 आया था मेरे पास में, सही है, 16 का तो 0 आएगा, और ये 10 न्यूटन का 10 मीटर की डिस्टेंस पे 10 10 100 और 12 पंजे 60, 160 सही लिखा है। और दोनों की दोनों ऊपर ही घुमा रहे हैं, मतलब डॉट वाला है, और क्रॉस वाला सिर्फ अकेला ये वेट का आएगा जो 50 है। भैया 5 किलोग्राम मास दिया है, वेट कितना आएगा 50 आएगा, 5 दूना 10, सॉरी 5 इंटू 10 mg, वेट क्या होता है mg, तो 50 आएगा, तो 5 25, तो 250 आना चाहिए था, जो कि मैंने 125 ले लिया था, पता नहीं मैंने कैसे 125 कर लिया। ओके मे बी हुई होगी मिस्टेक। सो 160 250 90 का डिफरेंस, 90 आएगा ये वाला, और ये क्रॉस आया है, इसका मतलब क्या है, दिस शुड बी लाइक दिस, क्रॉस ये ऐसा होता है, तो मतलब आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर कई बार है ना। अब देखो यहां पर और कुछ चीजें मैं खास आपके लिए लेके आया हूं, देखो क्या ये है बेटा 90 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, कई बार ऐसे लिखा होता है, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका -90 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। 90 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, देखो ये घड़ी की दिशा में आ रही है, घड़ी की दिशा में आ रहा है क्लॉकवाइज, और माइनस लगा दो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो सवाल समझ में आया या नहीं आया? सर सवाल तो समझ में आया। मतलब देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं, इसके आंसर्स या मैं बोलूं इसके ऑप्शंस में ही आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, क्या और कुछ बन सकता है पॉसिबिलिटी। अब तो देखो कहीं पे भी फोर्स लगवा लो और निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बोलो सही बात है, श्योर हैं? अच्छा और सवालों की यदि मैं बात करता हूं, सवालों की बहुत भरमार होती है इसमें, कोई ऐसे नहीं सवालों की कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। लो भैया साइड हो गया हूं खाली बोर्ड के ऊपर में। लो अब देखो इसके अंदर में प्रोजेक्टाइल मोशन का भी सवाल पूछा जाता है। सर कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल पूछ लेगा? देखो मैं पूछ के दिखाता हूं। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से थीटा एंगल पर m मास के एक ऑब्जेक्ट को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। सवाल पूछा गया है फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये इनका बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर या फिर एट, जो भी लिखना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। v0 साइन थीटा अपॉन g सेकेंड आफ्टर दिस सेकेंड, या इस सेकेंड पर आपको टॉर्क बताना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बेसिकली देखो आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रही है और कुछ भी नहीं है। पहले तो इस सवाल को खुद से दिमाग लगा लो, अरे स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, उसके पश्चात इस सवाल को खुद से कोशिश कीजिए, कर पाए तो बहुत बढ़िया और नहीं कर पाए तो अति उत्तम। सर कर लेंगे हम, आपको क्या लगता है? आपने तो हमें एकदम बेवकूफ समझ रखा है। बेटा मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कतई बेवकूफ नहीं समझता हूं। हाँ अब जो खुद अपने आप को समझता है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भैया। अब वही है ना, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार का मतलब समझ में आता है ना? अच्छा सर वो क्या होता है? बैल के पास जाके बोलो मुझे मार मुझे मार, उसका मतलब है आ बैल मुझे मार। ओहो कितना आसान था, है ना? चलो देखो ये सवाल का मैं सारांश बताता हूं।
सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन रिकॉल करनी है। मोशन इन अ प्लेन के अंदर में प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि सर जी टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, बराबर है। और 2u साइन थीटा अपॉन जी का मतलब है पार्टिकल यहां से चल के यहां पहुंच जाता है, तो बेटा ये u साइन थीटा अपॉन जी करोगे तो इसका मतलब पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। देखो नीट लेवल पे यही सवाल है, अब नीट लेवल पे यही सवाल है। अरे क्लियर है? चलो अब क्या करना है, अब सर इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका पार्टिकल यहां पर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है तो इस समय देखो इस पर एक ही फोर्स लग रहा होगा और वो है mg, सही बात है। और यदि ये mg लग रहा है और आपको निकालना है इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां से देखिए फटाफट ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आप पाओगे दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये फोर्स यहां से ऐसे पास हो रहा है, ये आर वेक्टर बना रहा है, ये एक एफ वेक्टर बना रहा है। कई लोग बोलेंगे सर आप अपना जाने, हमें तो नहीं पता लगा कैसे आर वेक्टर आया। भैया देखो सवाल क्या पूछा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको चाहिए। अब देखो यहां पर भले ही आपका पार्टिकल है तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो इस लाइन से गुजर रही है, बराबर है। अब यहां से इस फोर्स के लिए मैंने आपको पहले सिखाया था, जब सिखाते समय या तो परपेंडिकुलर फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर होने चाहिए। यदि आप कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस तो है ही नहीं खैर, यदि आपने ये वाली डिस्टेंस निकाली, ये वाली, बात बताओ प्राण पखेरु उड़ने हैं आपके, क्यों कैलकुलेशन लंबी होगी, क्या होगा लंबी कैलकुलेशन भैया, फिर यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लेते जाओगे, फिर यहां पे फोर्स का कंपोनेंट लेते बैठोगे। रादर देन यदि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मैंने एक्सटेंड कर दिया तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाली रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, बस इतनी सी रह जाएगी। बोलो आसान? यस। सो इसका मतलब मैं इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं, इसको हटाता हूं और इस वाली को भी हटाता हूं, ठीक है। सो अब आपके पास में कहानी में सिर्फ इतना सा बचेगा कि भैया देखो ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये रहा फोर्स, तो आप इसे आर वेक्टर और इसे एफ वेक्टर ले लीजिए। सो अब आप कहेंगे कि सर जी हमारा टॉर्क जो होता है वो टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, तो आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितनी आएगी बेटा, ये आएगी r बाई 2। सर ये आपको कैसे बताया, किसने बताया r बाई 2 आएगी, ये r क्या है, ये r है आपकी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि देखो ये v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी है तो उसका आधा है, और आधा है मतलब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है, और मैक्सिमम हाइट पर जब आपका पार्टिकल होता है तो वो रेंज की आधी दूरी पर होता है, क्योंकि एसेंट टाइम बराबर डिसेंट टाइम होता है। तो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, और फोर्स कितना है, फोर्स बेटा mg है, तो अब रेंज का फॉर्मूला लिख दो 1/2 इंटू रेंज, रेंज 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 कितनी आती है रेंज, अरे रेंज u स्क्वायर, सो आएगा v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g इंटू mg, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, g से g कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो आंसर आएगा v नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा m, दैट इज योर टॉर्क, दैट इज योर टॉर्क। और ऐसे अच्छा नहीं लिख रहा है तो अब इस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो ये साइन 2 थीटा बचा रहेगा, ये आएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। लो भाई लो, हो गया, दिस इज द आंसर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब जरा और मैं पता है आपकी बत्तियां जलाऊं थोड़ी सी, और थोड़ी सी बत्ती जलवाऊं। सर काहे की बत्ती, यहां तो बाल खड़े हो गए, फ्यूज उड़ चुका है पूरा। देखो कैसे, कुछ नहीं होता, देखो एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलता है बस थोड़ा सा। सर थोड़ा या ज्यादा पहले ही बता दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खेलता है मेडिकल के बच्चों के भावनाओं के साथ। क्यों, उन्हें मालूम है मेडिकल के बच्चे ये पहली फिजिक्स बड़ी मुश्किल से रो धो के पढ़ रहे हैं, इनकी जान पे वैसी बनी पड़ी है, काहे को फिजिक्स रख दिए करके, तो ये इतना ही पढ़ रहे हैं करके, वो उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली सेट है। तो जरा एक बात सोचिए, देखो मैंने सवाल पूछा था कि एक m मास का पार्टिकल है जिसे थीटा एंगल पर v नॉट स्पीड से
वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया गया था और टी बराबर का वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अरे बोलो सही बात है, यस और नो? अरे ऐसा ही सवाल था, ये टाइम ऐसे दे दिया, अरे यस और नो? अच्छा 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 अच्छा। और ये टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर था, तो आपके पास में टॉर्क आ रहा था हाफ एम वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, बराबर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं बोलूं इस सवाल के अंदर में कि भैया जब ये यहां पे था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर के थी, तो क्या मैं टॉर्क बराबर के साइन 2 थीटा लिख सकता हूं? अरे क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, टाइम पास करवा दिया आपका, बस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को के लगवा दिया। मतलब ये एग्जामिनर्स की भावनाओं की खेलने के साथ में टेक्निक्स होती हैं, यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर समझ में तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लिटिल लिटिल सा आ रहा है, पूरा तो अभी भी नहीं आ रहा है, पूरा तो डर लग रहा है, अभी भी अंदर मन के किसी एक कोने में डर समाया हुआ है जिसको हम लोग सर अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं दिल के दूसरे कोने में ऐसा लग भी रहा है, अब बचा सर हमारे सामने इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा उनकी तसल्ली के लिए ही हाँ बोल देते हैं, है ना? हाँ बोलो, समझ में आया? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, आपके सामने है, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, खड़ा हूं मैं तो आपके सामने, बस बस एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बज रहा है यहां पर। कौन सा? गर्दन के ऊपर वाला, क्या बोलते हैं इसे? खोपड़ी, सर, मुंडी? मुंडी ज्यादा सही वर्ड है ना? ओके चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो ये तो टॉर्क वॉर्क के सवाल हो गए, ठीक है? टॉर्क के सवालों में तो आप ऐसे ही चुटकियों में अब तो ऐसे कर लोगे, ऐसे सवाल कर लोगे, ये यही सवाल बनते बेटा, इससे ज्यादा नहीं बनते। अब टॉर्क के साथ में देखो, आपको यदि याद हो तो मैंने कुछ ऐसे बताया था। कैसे बताया था सर, पहले वो तो बता दो। मैंने बोला एफ बराबर एम ए, तो टॉर्क बराबर आई अल्फा। ये रिलेशन याद है? सही, ये बीच में क्या लगा है? अरे रिलेट करवा रहा हूं भैया। टॉर्क बराबर होता है आई इंटू एल्फा, क्योंकि फोर्स बराबर एम ए जैसे होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, मान के चलो कुछ इस प्रकार से। यहां देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक हिंज लगा दी। देखो ये हिंज, अरे रे रे, ये मैंने रॉड ले ली, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, और मैंने बोला इसके ऊपर मैंने एक छोटू सा एक पार्टिकल रख दिया है, छोटा सा एक पार्टिकल रख दिया है। दिस इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है? ये यहां पर हिंज लगा रखी है, मतलब समझे? वो दरवाजे में मैंने क्या बोला था अभी कुछ दिन पहले, वो दरवाजे में लगाते हैं ना नीचे, क्या होता है, अलग अलग, मैं बोला ना अलग अलग रीजन में अलग अलग वर्ड बोलते हैं। तो मैं एक्चुअली क्या है ना, इतनी सारी लैंग्वेजेस में इतना कंफ्यूजन हो चुका है ना मेरे को, तो बहुत बार है ना, जैसे जाता हूं ना, जैसे सब्जी लेने गया तो मेरे को वही समझ में नहीं आता इस सब्जी को अभी बोलूं क्या, कौन से रीजन में खड़ा हूं मैं इस समय, उसमें यहां इस रीजन में क्या बोलना है। ओके चलो, कोरिएंडर बोलना है, धनिया बोलना है, कि कोथंबीर बोलना है, कि कुछ और बोलना है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा समझिए, सवाल को सुनिए। सब्जी मंडी से लौट के आइए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से सब्जी मंडी चल रही है तुम्हारी, आलू ले लो, आ जाओ। मैंने बोला, देखो मैंने इस सवाल को सुनिए, देखो सवाल को सुनिए, सवाल एकदम एग्जामिनर एकदम मस्त बना के देगा। सवाल बोलेगा देयर इज अ यूनिफॉर्म रॉड हुज मास इज एम, लेंथ इज एल, वन एंड ऑफ द रॉड इज हिंज्ड एट वन पॉइंट, नाउ दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एंड। नाउ अब हमने क्या किया यहां पर, देयर इज अ मास लेस पार्टिकल है, यहां पे एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका मास लेस मान लिया। मान के चलो यहां पर बैठा दी मैंने एक मक्खी, में डालो यहां पे, मक्खी उड़ सकती है ना? हाँ मक्खी उड़ती है, हाँ उड़ती है, मक्खी भी डाली मैंने यहां पे।
सवाल ये है, चिंकी मिंकी को मत बिठाना, रॉड टूट जाएगी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, मक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मक्खी को? छोड़ो, क्या फर्क पड़ रहा है ना कुछ तो भी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मक्खी जस्ट आफ्टर रिलीज। अब कई लोग बोलेंगे सर मक्खी कहां से याद आई? तो कल से मेरे केबिन में एक मक्खी घुस आई है, निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए वो मक्खी कल से दिमाग में चल रही है। दिमाग में चल रही है मतलब वो परेशान कर रही है। सर सही से बताओ, मक्खी थी कि कोई और था? हैं, आ जाओ इधर। अब देखो, पहली बात तो एक सुन लो, यहां पे मैंने सवाल में सिर्फ इतना लिखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मक्खी जस्ट आफ्टर द रिलीज। अब देखो होगा क्या, सवाल की भावना को पकड़िए पहले तो। जैसे ही मैं इस रॉड को छोड़ूंगा ना, तो ये रॉड ऐसे घूमने वाली है, ये रॉड ऐसे घूमने वाली है। अच्छा सर ऐसे भी घूमेगी? हाँ घूमेगी घूमेगी। अब देखो सर्कुलर मोशन आने वाला है, सर्कुलर मोशन आने वाला है, सर्कुलर मोशन आ सकता है यहां से। अब मैंने यहां पे फाइंड एक्सेलरेशन बोला है ना, तो अब देखो, अब आपका जो सवाल है दैट इज बेस्ड टोटली ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्यों, देखो यहां पर आपके सामने एक प्रश्न आना चाहिए आपके मन में, कितने लोगों के, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न आया कि सर ने लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है या एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है? कौन सा वाला एक्सेलरेशन पूछा? सर ने तो कुछ बोला ही नहीं है। तो मैं बोला ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा। क्या ऑप्शंस पूछ रहे हैं? हम दोनों निकाल सकते हैं। अरे भैया यदि एंगुलर निकाल लिया तो लीनियर कौन सी बड़ी बात है? v बराबर ओमेगा आर, ए बराबर अल्फा आर, बराबर है ना? हाँ, तो बस वही सवाल है। अब इन सवालों का देखो, जब भी कभी ऐसा कोई सवाल बने तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि टॉर्क बराबर आई अल्फा, यही कॉन्सेप्ट है, यही परम सत्य है। मेडिकल के अंदर में यही पूछा जाएगा, या फिर I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लिख लो, यही सवाल है इसमें। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आगे चल के सीखोगे। अरे सही बात है, ओके। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पूछना है तो एफ नेट बराबर एम ए करवा देता है, और यहां पे टॉर्क बराबर आई अल्फा करवा देता है। यही सवालों की सत्यता है। तो बोलो क्या होगा इस सवाल में? इस सवाल के अंदर में होगा ये कि बेटा सबसे पहले तो इसका वेट आएगा mg, जो कि यहां पर लगेगा कहां पर? L/2 पर। मक्खी को मासलेस पहले ही बोल दिया, मक्खी का मास है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो मतलब मासलेस ही है। तो बोलो अब ये आ गया, तो इसका टॉर्क कितना आएगा? तो बेटा इसका टॉर्क आएगा आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क निकालो, टॉर्क कितना आएगा? तो ये आएगा mg इंटू L/2 बराबर आई। ज्यादा हो गए। आई 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 का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो सही बात है? अब कई लोग बोलेंगे सर यही गाड़ी आपने हमारी अटका दी, यहीं पे गाड़ी आपने हम लोगों की अटकवा दी। क्यों सर जी, आपकी गाड़ी क्यों अटक रही है? क्या रीजन है आपकी गाड़ी के अटकने का? और वो रीजन हो सकता है कि हम लोग यहां पर आई कहां से निकालें और कौन सा वाला निकालें। क्योंकि देखो मैं आई पे ले जाके गाड़ी छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी होती है। देखो इस सवाल में क्या हो रहा है कि सवाल में दो आई निकाले जा सकते हैं। एक तो निकाला जा सकता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो कि आएगा आपका ml² / 12, और एक आएगा आपका आई अबाउट ओ, जो आएगा ml²/3। मैंने सही लिखे है ना, एक बार चेक कर लेना। हालांकि मुझे तो पूरा ml²/3 साइन, हाँ ठीक है सही लिखा है। हाँ, तो सवाल में देखो क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट, देखो आपने जो mgl/2 टॉर्क लिखा है वो किसके अबाउट लिखा है? अरे भैया इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखा है कि नहीं लिखा है? सर ये कौन सा पॉइंट? अरे हिंज जहां पे किया है। तो आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के करोगे क्या? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो भी मैं बता रहा हूं। अरे भैया यहां पर तो टॉर्क इसके अबाउट तो 0 आएगा ना, तो आई कुछ भी कर लो तो खत्म हो गया, अल्फा तो 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट जरूर आपको मिलेगा, तो आप लिखोगे कितना? ml²/3। अरे बोलो सही बात है? लेंथ तो एज इट रहेगी, तो यहां पर आ जाएगा आपका अल्फा। कैंसलेशन करो तो अल्फा बराबर आएगा कितना? m से m खत्म, l से l खत्म, ओए होए 3 ऊपर जाएगा, 3g/12। ये आ गया अल्फा। अब देखो या तो ये आंसर हो सकता है, वैसे भी आपको यूनिट्स वगैरह से पता लग जाएगा।
लेकिन मान के चलो मैं आपसे लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा होता, मान के चलो लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहा होता, पहली बात तो ये बताओ ये अल्फा आया, ये अल्फा मक्खी का आया है कि रॉड का आया है? सर ये तो बहुत बड़ा डाउट है। इतनी देर से यही हमारे दिमाग में चल रहा था कि मक्खी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है भैया। अल्फा इज फॉर एंटायर रॉड, फॉर एंटायर रॉड, मतलब इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी, और इस पॉइंट के लिए भी, इस पॉइंट के लिए भी। भैया पूरी रॉड घूमेगी ना। यदि यहां पर ओमेगा इनिशियल बराबर 0 है, क्योंकि एट रेस्ट पे रहेगी शुरुआत में, तो ये पूरी रॉड ही तो ऐसे घूमेगी। एंगुलर पैरामीटर ऐसे तो चलते हैं। सो फॉर एंटायर रॉड आएगा। अब यदि मैं मक्खी का ए पूछूं, ए, अब यदि मैं पूछता हूं आपसे ए ऑफ मक्खी, तो क्या लिखा जाएगा बेटा? ये लिखा जाएगा अल्फा इंटू आर। तो अल्फा तो है बेटा आपका 3g/12 इंटू आर क्या होता है? तो बेटा आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इस केस में कितनी आएगी? कितनी आएगी? सर एक डाउट है बस मन में, पता है क्या? मतलब पूछो सर L/2 आएगी कि L आएगी? मैंने भाई साहब है ना मेरा ही सर फोड़ लेना है अभी। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा था रिकॉल द सर्कुलर मोशन, ये सेंटर है, ये आर है, यदि ये अल्फा है तो बेटा इस वाले पार्टिकल के लिए जब आप ए लिखोगे तभी तो ए बराबर अल्फा आर कहलाता है। बोलो सही गलत? मतलब जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की बात चल रही है उसी के अबाउट आपको लिखना होता है। तो इसका मतलब यहां पर एल लिखा जाएगा, और एल से एल कटने के पश्चात ए ऑफ मक्खी जो आएगा वो आपका बहुत ही खूबसूरत सा आंसर आएगा, और वो रहेगा 3g/2। बोलो जोर से बोलो, 3g/2 है ना? सर एक सवाल करवाने में यदि आपने इतना समय लगाया तो अब आप बताइए आप हमारा सिलेबस कब तक फिनिश करवाएंगे? देखो एक बात समझ लीजिए। अच्छा कई लोग बोलेंगे सर आपने फटाफट स्क्रीन गायब कर ली। लो भैया स्क्रीन आपके सामने है, पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लो। सर देखो एक बात समझ लीजिए, भले ही मैं स्पीड मेरी स्लो है, आई नो दैट, वो तो मैं जानता हूं पहले से, इसमें तो नई बात कुछ है ही नहीं। पर क्या देखो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आई नो दैट, बट आपके सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलने चाहिए। और देखो एक बात मैं बता दूं, जितना मैं करा रहा हूं ना वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। एक्चुअली तो मैं बहुत बार है ना थोड़े हायर लेवल के सवाल पे ले जाता हूं, उतनी की भी जरूरत नहीं होती है। तो सर क्यों लेके जाते हो? या कुछ स्टूडेंट्स का भी मनोबल बना रहना चाहिए। मतलब हमको एक ऐसे विद्यार्थी का भी ध्यान रखना है जिसको फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा है, और एक ऐसे का भी ध्यान रखना जिसको बहुत कुछ आ रहा है, तो उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि भैया कि सर मेरे लेवल पे भी आके पढ़ा रहे हैं। सबका ध्यान, सबका, है ना, ऐसे ही ना कुछ, सबका साथ सबका विकास, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। कौन बोलते हैं आप जानते हैं? हम नाम किसी का नहीं लेते हैं यहां पर। चलो बोलो सवाल समझ में आया? अच्छा एक बात होता, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का सवाल वैसे तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन चाहे तो आप करवा सकते हैं। करूं क्या? लो यार एक सवाल कर लो। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसके लिए पोजीशन वेक्टर दे दिया 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, और फोर्स वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप, और बोल दिया है फाइंड टॉर्क वेक्टर। मुझे भी नहीं मालूम क्या आंसर आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा भी इधर उधर हो जाए। तो आप ध्यान रखिए टॉर्क वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये चलते चलते एक्चुअली तो ये पहले ही करवा लेना चाहिए था, परेशानी नहीं होती थी, लेकिन क्या है अब देखो दे रहा है दुरुस्त है आई जे के। तो बेटा पहले आर वेक्टर पहला है तो आप लिखोगे 2 3 माइनस का 4 1 माइनस 1 2, ठीक है? अरे यही तरीका है। अब इसके पश्चात आप क्या लिखोगे? आई कैप को लिखोगे, प्यारा सा एक ब्रैकेट बनाओगे, आई कैप वाली लाइन को छुपाओगे, 3 दूना 6 माइनस 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 प्लस 4 माइनस जे कैप। देखो ये फॉर्मूला वाइज चलता है, आई कैप को छुपा लिया 3 इंटू 2 6 माइनस -1 इंटू -4 मतलब +4, तो 6 -4, उसके बाद माइनस जे कैप वाली लाइन को छुपा लीजिए, ये छिप गई, ये छिप गई, तो 2 दूना 4, तो आप लिखोगे 4 माइनस टिंग 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 टिंग, तो 1 इंटू -4 तो माइनस माइनस का ये आ जाएगा +4, और बेटा प्लस का के कैप लिखने के पश्चात आप के कैप वाली लाइन को छिपा लो। आपके पास में ये बच गए 2 एकम 2 -2
-3, तो आप लिखोगे -2 माइनस का 3, सो आंसर आएगा 6 में से 4 गए 2, 2i कैप, 4 और 4 8, -8 जे कैप, 2 और 3 5, माइनस का 5 के कैप। लो भैया ये आंसर आ गया टॉर्क वेक्टर का। यदि आपसे मैग्नीट्यूड पूछता है, जिसे हिंदी में परिमाण कहते हैं, तो आप लिखोगे टॉर्क बराबर √2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 64 4 68, 68 5 73 83 93, √91। और बेटा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा नॉन में 81 9.5। सर ये कौन सी भाषा है 9.5? अरे इतना तो आता होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो ऐसे सवाल बनेंगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अरे बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर लगता तो है कुछ तो कर ही लेंगे, ज्यादा नहीं तो आपकी भावनाओं को ज्यादा भी आहत नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है थोड़ा बहुत हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हमारी साइड से। बोलो समझ में आया? श्योर है? अब देखो मैं आपको एक सवाल करवाता हूं जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। कई लोगों ने ना तो बंदूक तान ली होगी अब तक तो मेरे ऊपर, तो बाहर मिल सर, बाहर मिलो सर बस तुम, हम देखते हैं कैसे मतलब आप ऐसा सवाल करवाते ही क्यों हो जो नहीं आएगा। देखो मैं बता दूं एक्चुअली क्या होता है ना, नहीं करवाओगे ना तो है ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे अच्छा शायद सर को आ ही नहीं रहा होगा इसलिए सर छोड़ रहे हैं। देखो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है ना, एक पुली वाला सवाल होता है, ठीक है, नहीं पूछते एग्जाम में। ये यहां पर एक मास लटका लो, यहां पर एक मास लटका लो। अब कई लोग बोल रहे हैं सर ये सवाल तो हम बहुत करके आए हैं। बेटा ध्यान रखो ये सवालों में अब थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है। क्या परिवर्तन हो चुका है? इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका जो मास है वो m है और रेडियस r है। ये फर्क आ गया। पहले मासलेस पुली हुआ करती थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, अब बेटा मास आ चुका है और पुली का मास आते ही रस्सी के दोनों साइड का टॉर्क सॉरी टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नॉट रिमेन सेम, इट विल बी डिफरेंट। लेट से मैंने नाम दे दिया बेटा, इसका नाम T1 है और इसका नाम T2 है। तो आपके पास में वही सवाल है, क्या है? एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बतानी है। वैसे देखो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। लेट से ये देखो ये 2m बड़ा है मतलब ये a आएगा और ये a ऊपर आएगा। अच्छा कई लोगों ने इसका a का आंसर बता दिया होगा, कितना निकाल लिया बेटा a का आंसर? 2m माइनस m मतलब m/3m मतलब g/3। जितने लोगों ने भी g/3 निकाल लिया है वो आंसर गलत है। मासलेस पुली नहीं है, पुली में मास आ गया जिसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है? ओके अपनी भावनाओं पे भी काबू रखो, इतना भी मत भागो कि सवाल गलत करने बैठ जाओ, ठीक है? तो सवाल में पढ़ लेना पुली मासलेस है या नहीं है। यदि कुछ नहीं दिया है तो मासलेस है, लेकिन अब यदि यहां पर आपको कोई सवाल मिलता है गलती से भी इस चैप्टर में, तो मान लेना कि पुली का मास जरूर जरूर डेफिनेटली m ही दिया गया होगा। यहां पर एक और चीज होती है, वो ये होती है कि बेटा यहां पर अज्यूमिंग नो स्लिपिंग नो फ्रिक्शन कुछ नहीं है, ठीक है? अज्यूम नो स्लिपिंग मतलब क्या है ना, इस पे रस्सी स्लिप भी कर सकते, तो ये घूम रही है बस इस पे, ठीक है? अरे बात समझ में आ रही है? ऐसा है तो करने का तरीका सुन लीजिए, बिल्कुल वही तरीका है, पुराना सा खानदानी सा तरीका। ये बेटा इस पे मास लग जाएगा, इस पे वेट आएगा 2mg, ऊपर आएगी टेंशन T1, ये एक्सेलरेशन A1, इधर में आप लगाओगे mg, इधर में टेंशन आ गई T2, ये एक्सेलरेशन A। तो पहली दो इक्वेशन तो वैसी बनेंगी, कैसे? 2mg माइनस T1 बराबर 2ma, समीकरण नंबर 1। दूसरी देखो ऊपर आएगा तो ये आएगा T2 माइनस का mg बराबर ma, समीकरण नंबर 2। अब देखो अननोन कितने? 3 है, T1 T2 और a। अब यहां पर आपके पास में एक और चीज आती है और वो आती है कौन सी? पुली के लिए टॉर्क वाली इक्वेशन, पुली के लिए टॉर्क वाली इक्वेशन। तो देखो ये ठहरी पुली, ये आपका है T2 और ये है आपका T1, सही बात है, और ये यहां पर पॉइंट और ये है R। सो इसमें बस यही ध्यान रखना होता है, ठीक है? तीसरी इक्वेशन यहां से बनती है, कैसे बनती है तो समझ लीजिए। टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा। तो देखो
इसका टॉर्क देखो ये ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, और इस वाले ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये यहां से क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डेफिनेटली डिफरेंस ही आएगा। तो आप लिख सकते हो कैसे, और इस वाले पॉइंट के अबाउट होगा सब कुछ, जो भी घूम रही है। देखो यदि ये पुली घूम रही है तो किसके अबाउट घूम रही है, ये इसके अबाउट घूम रही है, अरे यस और नो। यदि इसके अबाउट घूम रही है तो T1 वाला जो है इस स्ट्रिंग के लिए देखोगे तो इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और T2 वाला इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो भी नेट इफेक्ट मिल रहा है, नेट इफेक्ट किधर मिल रहा है, तो बेटा नेट इफेक्ट इधर में मिल रहा है, तो आप लिखोगे T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर। समझ में आया क्या किया हमने? देखो ये R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T1 वाला देखो यहां से देखोगे और इधर से देखोगे, इधर से देखोगे ऐसे और इधर से देखोगे ऐसे, तो नेट इफेक्ट आपका किसका है, T1 वाले का। तो T1 आर इन माइनस T2 आर, या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो डायरेक्टली, कैसे, T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर, T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर I इंटू अल्फा। आई किसका, आई भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली। अब पुली क्या होती है, पुली हमेशा याद रखना डिस्क होती है, और पुली है ये डिस्क, पुली क्या होती है आपकी डिस्क होती है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर है ए बराबर अल्फा आर होता है। ए बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है, तो उसको तो हम लोग बाद में लिखेंगे। एक और इक्वेशन बन जाती है वैसे हमारे पास में, ए बराबर अल्फा इंटू आर, खत्म हो जाएंगी कहानी। अब देख लो आपके पास टोटल अननोन देख लो और समीकरण देख लो, सारे सवाल यहां पर हो जाएंगे। कैसे, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो सबसे पहले मैं नीचे की दो इक्वेशंस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूं। तो अल्फा की जगह लिख सकता हूं ए बाई आर, तो अल्फा की जगह ए बाई आर लिखूंगा तो ये आएगा T1 माइनस T2 इंटू आर बराबर हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा की जगह ए बाई आर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, ठीक है, वाह सब कुछ तो खत्म हो गया। तो ए बराबर यहां से आएगा 2 टाइम्स T1 माइनस का T2, ठीक है। लो भैया एक इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को सॉल्व करके देखो, यही होता है तरीका और कुछ नहीं, इन दोनों को सॉल्व करके नई इक्वेशन 3 बना ली। अब इस ए की जो वैल्यू है इसको उठा करके इसमें और इसमें पुट कर दीजिए और फिर से सॉल्व कर लेना। T1 और T2 के आंसर आपको मिल जाएंगे, T1 T2 के आंसर मिल जाए तो इसमें पुट कर देना, ए का आंसर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं G/3 आंसर नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। G/3 विल नॉट बी द आंसर, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही है। सारे न्यूमेरिकल करवाए मैंने आज के लेक्चर में, ठीक है, और यही न्यूमेरिकल की अप्रोच है। अब मैं आपको बता दूं ये सवाल क्यों नहीं आएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, खुद समझ लीजिए। देखो ये इक्वेशन बनाना तो हलवा काम है, लेकिन आपको 4 इक्वेशन सॉल्व करनी है, 4 इक्वेशन सॉल्व करते करते प्राण पखेरु उड़ जाते। तो आपको इसलिए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली के सवाल बहुत करवाते हैं हम लोग। क्यों करवाते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए, और हम जानते हैं कि वो सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़े करवाने पड़ते, नहीं तो क्या ना स्टूडेंट के मन में चल रहा है, अच्छा सर ये सवाल नहीं करवाते, सर ये टाइप के सवाल नहीं करवाते, सर ये टाइप को छोड़ देते, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करवाना ही पड़ता है। तो मैंने एक सवाल ले लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, कान खोल के समझ लीजिए, और आपकी किस्मत बहुत ही बुरी है तो ही फिर ये सवाल पूछना है। और आप खुद समझ लीजिए इस सवाल को करने को मिनिमम 5 मिनट चाहिए आपको भी, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो आप इसमें, प्रैक्टिस में कुछ हार्ड है नहीं। देखो ये 2 mg लगाया, ये T1 लगाया, ये mg लगाया, ये T2 लगाया, हमेशा देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लिया, उसमें से T1 माइनस T2 इंटू आर कर दो, I इंटू अल्फा। आई आपका हमेशा हाफ एम आर स्क्वायर लेना, क्योंकि पुली है तो वो डिस्क है, और पुली डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर रटा रटा है। चलो एक इक्वेशन आप शॉर्ट मार लोगे, ए बराबर अल्फा आर होता है, तो अल्फा की जगह आप डायरेक्टली ए बाई आर लिख के काम चला लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यार इक्वेशन 3 सॉल्व करनी है आपको, तो ऐसा सवाल नहीं पूछने वाला है, ये लिख के ले लो, लिख लो आज नोटबुक में। ये सवाल करने के पश्चात इसका पहले तो आंसर निकाल लेना, T1 T2 का और ए का आंसर। सर आप बता दो, अरे मेरे को कहां मालूम, मैं कौन सा सॉल्व करके रखा है, आपके सामने सवाल है, रैंडम सवाल है, जैसे मन में आया। अब कई लोग बोलेंगे सर रैंडम है तो फिर एम क्यों नहीं लिया, अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस लगा लो, दोनों एम ले लोगे तो चलेगा कहां, चलना तो चाहिए, तभी तो पुली घूमेगी। अरे बात समझ में आ रही है, सर गुस्सा क्यों हो रहे हो, गुस्सा थोड़ी हो रहा हूं मैं, एकदम प्यार से बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो समझ में आया, नहीं पूछेगा, लिख लो नोटबुक में, नहीं पूछेगा, हमारे सर ने बोल दिया है, ये नहीं पूछना है, ठीक है। और सर पूछ लिया तो मान लो कि आपकी किस्मत ही बहुत बुरी है, इस साल फिर पेपर ही एकदम गंदा सेट हुआ है फिर तो, ठीक है। और मैं
स्पेशली बता रहा हूं मेडिकल के बच्चों के लिए। अच्छा, कोई गलती से जेई वाला बच्चा भी देख रहा हो, हालांकि नहीं देखते मेडिकल क्योंकि हमारा फोकस टोटली मेडिकल पर है, तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है, मेडिकल में नहीं पूछेगा ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, श्योर है? ओके। सो इसी के साथ में बेटा हम लोग अपने आज के सेशन को यहां पर समाप्त कर लेते हैं, ताकि हाँ आप भी फ्री हो जाएं, हम भी फ्री हो जाएं। आप अपना अगला लेक्चर देखिए और हम तब तक आपसे अलविदा कह लेते हैं। सवालों का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आज सिर्फ टॉर्क के न्यूमेरिकल किए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए